दोस्तों, यूपी टेट 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया है यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज। आज का यह वीडियो यूपी टेट 2020 में पूछे हुए सीडीपी के 30 प्रश्नों का होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। इसके पहले वीडियो में हमने यूपी टेट 2022 के सीडीपी के 30 प्रश्नों का विश्लेषण किया। आज यूपी टेट 2020 के सीडीपी के 30 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एनिमल इंटेलिजेंस, यह थांडाई की पुस्तक थी। पुनर्बलन की सूची स्किनर ने दिया था। सागर्भिता का नियम, यह समग्रवाद का नियम भी है, इसे गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। अनुकूलन का संबंध पियाजे से है, तो इसका उत्तर होगा 4, 3, 1, उसके बाद 2। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसको अगर हम दूसरी भाषा में देखें, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें अनुच्छेद 21 अ जोड़ा गया और 51 अ जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21 अ के द्वारा बच्चों को यह मौलिक अधिकार दिया गया कि वह अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 51 अ के द्वारा प्रत्येक माता पिता एवं संरक्षक को यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कल भी 2 बार पूछा था। 2022 के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे इससे। आज भी देख लीजिए, 2020 के क्वेश्चन में पेपर में आया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल का था। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कॉल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, दोस्तों, यह है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कॉल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाओं से प्रश्न बनते रहते हैं। हम आपको बाल विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें बाल विकास की अवस्थाओं के उपनाम पूछे जाते हैं। जैसे ये उपनाम ही है कि अनोखा काल या बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, हम आपको उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया। इसका उत्तर होगा हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, जिसे हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतक बुद्धि और नैसर्गिक बुद्धि। हमारा अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। जैसे दोस्तों, डिसलेक्सिया मुख्यतः जो है पठन विकार से संबंधित है, जिसमें बालक जैसे सा लिखा है तो इसको वाज पढ़ लेता है, ठीक। डी लिखा है तो इसको बी कर लेता है। इन सब शब्दों में या फिर वर्डों में वो विभेद नहीं कर पाता है, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। आइए देखते हैं। शिक्षक की समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, ध्यान में रखिएगा। शिक्षक को निःशक्त बालकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को आवश्यक रूप से अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। जो बच्चा सीखने में अक्षम है उसको बिल्कुल अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ए, निःशक्त बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत होगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है,
कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। रोक देना चाहिए, नहीं। अनुमति नहीं देनी चाहिए, नहीं। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आप बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप उसकी कठिनाइयों को, उसकी समस्या को जान सकेंगे और उसका निदान तथा उपचार कर सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। दोस्तों दो चीज़ होती है, एक होती है वृद्धि, एक होता है विकास। विकास एक वृहद टॉपिक है जिसके अंतर्गत उसका बच्चे का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सब आ जाते हैं। जबकि जब बात केवल वृद्धि की आती है तो उसमें केवल बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा कि इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत है स्किनर का। ठीक। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यह है पावलोव का। सूज का सिद्धांत है कोहलर का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। दोस्तों ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। इसको अगर आप अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हिंदी में उसका अर्थ बदलता रहता है। जैसे पहला है इनएक्टिव, दूसरा है आइकॉनिक, तीसरा है सिंबॉलिक। उसे ही कहा जाता है, इनएक्टिव मतलब होता है जैसे क्रियात्मक, आइकॉनिक का मतलब होता है जैसे संकेतात्मक, सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतिबिंबात्मक। ठीक। अंतःप्रज्ञकाल इस अवस्था का अंग नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ठीक। इसको क्रम से बताना है। ठीक। सबसे पहले हम किसी चीज़ का खोज करेंगे। ठीक। उसके बाद उसका हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक। फिर उसको आत्मीकरण करेंगे, फिर उसके बाद उसका संगठन या फिर व्यवस्था करेंगे, और अंत में आकर उसका हम अव्यक्तीकरण करेंगे। ठीक। तो इसका उत्तर होगा 2 1 4 3 5। 2 1 4 3 5, इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। दोस्तों बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भाग बताए हैं। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। अनुमूल्यन इसका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम का वक्र, दोस्तों मुख्यतः अधिगम के 4 वक्र होते हैं। जैसे एक होता है उन्नतोदर, जिसमें क्या होता है कि पहले ज्ञान बढ़ता है लेकिन फिर धीरे धीरे घटता जाता है, तो इसका ऐसे होगा। और एक होता है नतोदर। नतोदर में क्या होता है कि पहले ज्ञान कम होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक। और मिश्रित जो होगा उसमें जो होगा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलेगा। लंबवत कोई भी वक्र नहीं होता है, सरल रेखी होता है जो एक निरंतर वे में चलता रहता है। ठीक। अगला प्रश्न, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। इसका उत्तर होगा बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नहीं। बच्चे को दंड देना चाहिए, नहीं, दंड का प्रावधान नहीं है। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, नहीं, वह शिक्षक की जिम्मेदारी है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर कक्षा में कोई भी समस्यात्मक बालक है तो एक शिक्षक को चाहिए कि उसे समय समय पर उचित परामर्श देता रहे, जिससे वह बालक अपनी समस्या से बाहर निकले और उसका विकास हो सके। अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, दोस्तों जब पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात होती है उसमें केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित नहीं रहती है। खेल कूद, नाटक, कला, प्रदर्शन, ये सब चीज़ें मिलकर पाठ्य सहगामी क्रियाएं बनती हैं, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो इसका उत्तर होगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। स्किनर ने किया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। थार्नडाइक ने किया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कोहलर ने किया है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बीएस ब्लूम ने नहीं किया दोस्तों। बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक के 3 पक्ष बताए, संज्ञान के 3 पक्ष, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन दोस्तों, अवरोधन का मतलब होता है कि किसी भी कारणवश जब बालक बार बार एक ही कक्षा में पढ़ा रहता है, एक ही कक्षा में पढ़ता रहता है, तो उसे अवरोधन कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? दोस्तों, जब शिक्षक कक्षा में जाता है, किसी भी नए टॉपिक को पढ़ाने से पहले या फिर किसी नई कक्षा में जाता है, तो वह सबसे पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग करता है। तो प्रस्तावना कौशल के माध्यम से वह बच्चे के पूर्व ज्ञान को समझ पाता है और उसी आधार पर अपनी आगे की पाठचर्या को बढ़ाता है। मानव विकास प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है। दोस्तों, मानव का विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो विकास जन्म से लेकर या फिर गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर होगा, प्रारंभ पूछा है तो गर्भावस्था से। अगला प्रश्न, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, पुस्तक और परिभाषा ये यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर यूपी टेट के एग्ज़ाम में आप देखेंगे 2 से 3 परिभाषाएं या फिर 1 या 2 पुस्तक का नाम जरूर पूछ लेता है। तो आप कोशिश करिए कि 1 या 2 पेज में आप पुस्तक और उसके लेखक का नाम लिखिए, और जो भी प्रश्न होता है उसमें अगर परिभाषा आती है तो परिभाषा को नोट करते हुए चलिए, पुस्तक और उसके लेखक के नाम आता है तो उसको नोट करते हुए चलेंगे। बार बार दोहराएंगे तो आपको परीक्षा में आसानी होगी। हो सकता है कि आप सब चीज़ याद ना कर पाएँ, लेकिन परीक्षा में ऑप्शन देखने के बाद आप उसमें से क्या सही है वो कर लेंगे। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक है रॉबर्ट एम गेने की। अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? दोस्तों, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था है। तो इसका उत्तर होगा स्टेनली हॉल। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट का समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण एक बार में केवल एक ही कौशल के विकास पर बल देता है, जिसमें एक कृत्रिम कक्षा आयोजित की जाती है जो 5 से 10 मिनट और 5 से 10 छात्र के बीच आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो सीखने के पठार से ये परिभाषा पूछी गई है कि यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा दोस्तों है रॉस की। देखिए पर दोस्तों, इसमें भी परिभाषा आ गई है, तो आप परिभाषा को नोट करते हुए चलें। एक 2 पेज में आप परिभाषा को लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगला प्रश्न, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। अक्सर किसी न किसी टेट में पूछता रहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा है गिलफोर्ड की। अगला प्रश्न, इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों, ब्रूनर संप्रत्यय उपलब्धि परीक्षण से संबंधित हैं। ठीक। आशुबेल अग्रिम संगठक प्रतिमान से संबंधित हैं। अग्रिम संगठक प्रतिमान से संबंधित है। ग्लेजर का संबंध बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से है। गार्डनर का संबंध साइनेप्टिक शिक्षण प्रतिमान से है। तो इसका उत्तर होगा 4, इसके बाद 3, इसके बाद 1, इसके बाद होगा 2। 4, 3, 1, 2। ऑप्शन ए इसका सही होगा 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न, समस्या समाधान का प्रथम चरण है।
दोस्तों समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। उसके बाद समस्या से जुड़ी हुई आंकड़ों को संग्रहित करना या फिर उसका संग्रहण करना। फिर समस्या के समाधान के लिए एक परिकल्पना का निर्माण करना। फिर उस परिकल्पना का परीक्षण करना। परिकल्पना के परीक्षण के पश्चात उसका मूल्यांकन करना। इसके 5 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। इसमें पूछा दोस्तों, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। मनोचालक यहाँ पे है दोस्तों क्रियात्मक पक्ष। यही बिल्कुल सही उत्तर है। बालक का अधिगम का सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालक के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास होगा। अगला प्रश्न, और ये आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना में सोपान उभयनिष्ठ है। दोस्तों इसमें पूछा कि स्मृति स्तर और बोध स्तर में इसमें से कौन सा वह चरण है जो दोनों में समान रूप से है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण स्मृति स्तर में भी है और बोध स्तर में भी है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस पेपर में भी देखे होंगे कि 3 परिभाषाएं पूछी हैं और एक पुस्तक का नाम पूछा है। तो दोस्तों परिभाषाओं को आप नोट करते हुए चलें और उसको दोहराते हुए चलें। प्रीवियस ईयर के प्रत्येक प्रश्न पर आप अपना फोकस बनाए रखें। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि यूपी टेट में प्रश्न रिपीट होता रहता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं दोस्तों। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो धन्यवाद, नमस्कार।